हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। चलिए, हमने पिछले क्लास में 16वें वर्ग के तत्वों का रसायन स्टार्ट किया था। हमने उसमें देखा था कि 16वें वर्ग के तत्वों में कौन कौन से आते हैं, उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं जो संभावित हैं, उन पे हम लोगों ने चर्चा किया। फिर हम लोगों ने देखा कि वो हाइड्रोजन के साथ 16वें वर्ग के तत्व किस तरीके से क्रिया करते हैं। आज हम देखेंगे 16वें वर्ग के तत्वों का ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ओके, तो हेडिंग लगाइए 16वें वर्ग के तत्व में ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। 16वें वर्ग के तत्वों का ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। तो हम लोगों ने देखा था कि इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाओं में +4 और +6 ऑक्सीकरण संख्या भी शो करता है, +4 एंड +6। तो इसी +4 और +6 ऑक्सीकरण अवस्था को ध्यान में रखते हुए हम इसकी क्रियाशीलता का अध्ययन करेंगे कि ऑक्सीजन के साथ ये कैसे कैसे क्रिया करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे +4 का उपयोग करते हुए ये EO2 प्रकार का यौगिक बनाता है। ठीक, यहाँ पे जो E बनेगा, EO2 प्रकार का यौगिक बनेगा। यहाँ पे जो यौगिक बनता है वो किस तरीके का बनता है, EO2 प्रकार का यौगिक बनता है। और यही +6 को देखें तो यहाँ पे EO3 प्रकार का यौगिक बनेगा। इस तरीके का O3 प्रकार का यौगिक। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे अपन इसको कंटिन्यू लेके चलते हैं, है ना। एक तो O3 ऑक्सीजन जो है, ओजोन, है ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन से क्रिया करके ओजोन बना ले। ठीक, फिर यहां पे देखेंगे तो SO2, यहां पे E मतलब E जो होगा यहाँ पे वो 16वें वर्ग के तत्वों को आपको लेना है। ठीक है भाई, तो SeO2, है ना, PeO2, फिर PoO2। इस तरीके से यहाँ पे यौगिक बनाता है। किस प्रकार के? EO2 प्रकार के में। यही EO3 प्रकार के में अगर देखें तो यहाँ पे होगा SO3, यहाँ पे होगा SeO3, यहाँ पे होगा PeO3 और यहाँ पे होगा PoO3। ठीक, तो कुछ इस प्रकार के यौगिक जो है ऑक्सीजन के साथ ये जो है मिलके बनाएंगे। क्लियर भाई? ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं ऑक्सीकरण सामर्थ्य, ऑक्सीकारक सामर्थ्य। देखो यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीकारक सामर्थ्य जो है ऊपर से नीचे आओ तो बढ़ता जाता है। ठीक है भाई, ऊपर से नीचे आओ तो इसका ऑक्सीकारक सामर्थ्य जो है क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ऑक्सीकारक सामर्थ्य बढ़ता जाएगा, है ना, दोनों के लिए बता रहा। ऑक्सीकारक सामर्थ्य क्या होगा, यहाँ पे बढ़ता जाएगा। ठीक, यानी कि यहां से ऑक्सीजन का निकलना जो है आसान होगा। ऑक्सीजन का निकलना आसान। ठीक, ऑक्सीजन का निकलना आसान। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ जो है यौगिकों का निर्माण करेंगे। +4 ऑक्सीकरण संख्या में भी, +6 ऑक्सीकरण संख्या में भी। +4 ऑक्सीकरण संख्या में EO2 प्रकार के यौगिक बनाएंगे, सभी के सभी 16वें वर्ग के तत्व। और EO3 प्रकार के +6 ऑक्सीकरण संख्या का यूज करके सभी के सभी जो है EO3 प्रकार के यौगिक बनाएंगे 16वें वर्ग के तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। हो गया? ठीक, नेक्स्ट अब देखते हैं कि अम्लीय सामर्थ्य। अम्लीय सामर्थ्य ऑक्सीकरण संख्या के समानुपाती है।
अम्लीय सामर्थ्य यहाँ पे अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती है उसके ऑक्सीकरण संख्या के, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी, है ना। अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती है किसकी? ऑक्सीकरण संख्या के। ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा होगा अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक होगा, ठीक। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या जितना अधिक होगी उसकी अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही अधिक होगी। ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा होगा उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा, ठीक है। जिसका ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा होती है उसकी अम्लीय सामर्थ्य भी उतने ही अधिक होगी, ठीक। ओके, तो ये थे ऑक्सीजन के साथ क्रियाशीलता, है ना, ऑक्सीजन के प्रति क्रियाशीलता। अब देखते हैं हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। ये दूसरा था, इससे पहले हाइड्रोजन से देखे थे। नेक्स्ट है हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, ठीक है। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता देखें। हैलोजन के प्रति क्रियाशीलता, तो हैलोजन के साथ ये क्रिया करके दो तरीके का यौगिक बनाते हैं। एक यौगिक बनता है EX4 प्रकार का और दूसरा यौगिक बनता है EX6 प्रकार का, ठीक है भाई। यहां पे जो इसका ऑक्सीकरण संख्या होगा 16वें वर्ग के तत्वों का वो +4 होता है। यहां पे ऑक्सीकरण संख्या 16वें वर्ग के तत्वों का +6 होता है, ओके। तो हैलोजन से क्रिया करके ये दो प्रकार के यौगिक बनाएंगे, EX4 और EX6। ई के जगह पे आपको क्या रखना है? 16वें वर्ग के तत्व रखना है, ऑक्सीजन, सल्फर, है ना, इन सबको जो है आपको यहां पे रखना है। वहीं हैलोजन में क्या रखना है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है हैलोजन है, इनको इसके जगह पे रखना है, ठीक, ओके। यहां पे आप देख पाओगे कि हैलोजन के साथ EX4 और EX6 प्रकार से यौगिक बनाता है, ओके, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे कैसे बनेगा यौगिक? यहां पे बनेगा OX4, है ना, SX4, ठीक है, और X4, TeX4 और POX4, ठीक। और इधर की ओर जाएं तो यहां पे ऑक्सीजन जो है नहीं बनाता EX6 टाइप का, सल्फर बनाएगा X6, X6, X6 और POX6, ठीक। तो यहां बात आती है कि ऑक्सीजन ये क्रिया क्यों नहीं देती, है ना। ऑक्सीजन जो है यहाँ पे यौगिक नहीं बनाता, क्योंकि ऑक्सीजन को अगर देखें, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो फर्स्ट S2, 2S2, 2p4, है ना। और सल्फर से आगे का देखेंगे तो सल्फर का 16, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6, 10 हो गया, 3S2, 3p12, 16 में इधर 4,
और यहाँ पे 3D भी होता है। ठीक, तो इसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उन सब में इसके पास 4D वाला होगा, फिर 5D वाला होगा, फिर 6D वाला होगा। तो यहाँ पे D कक्षक उपस्थित है और यहाँ पे D कक्षक अनुपस्थित। यही कारण है कि EX6 प्रकार का यौगिक ऑक्सीजन नहीं बनाता है, क्योंकि इसके पास D कक्षक की अनुपस्थिति है। ठीक है, यहां पे आपको लिखना है कि ऑक्सीजन पूछ सकता है, ऑक्सीजन EX6 प्रकार का यौगिक नहीं बना सकता, क्योंकि यह नहीं बनाता है क्योंकि इसके पास D कक्षक अनुपस्थित है। ठीक, इसको याद रखिए भाई, है ना। पूछ सकता है कि ऑक्सीजन EX4 बना सकता है जबकि EX6 नहीं, क्यों? तो ये AK47 है ना, AK47 है। ठीक है, AK47 ऑक्सीजन EX6 प्रकार का यौगिक नहीं बना सकता क्योंकि इसके पास जो है D कक्षक अनुपस्थित हो। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए, बाकी समझ में आ गया। अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होता है ऑक्सीकरण संख्या का, अर्थात ऑक्सीकरण संख्या जितना ज्यादा होगा उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही अधिक। ठीक, तीसरा है हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। हैलोजन के साथ क्रिया करके ये दो प्रकार के यौगिक बनाते हैं, है ना, EX4 प्रकार का और EX6 प्रकार का। तो EX4 प्रकार के तो सभी के सभी बनाते हैं, लेकिन EX6 प्रकार का ऑक्सीजन को छोड़कर बाकी सभी बनाते हैं। तो यहाँ पे सवाल उत्पन्न होता है कि ऑक्सीजन EX4 प्रकार का यौगिक बनाता है जबकि EX6 प्रकार का यौगिक नहीं बनाता, क्यों? तो उसका कारण है ऑक्सीजन के पास जो है D कक्षक अनुपस्थित है, जिसके चलते EX6 के आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए पर्याप्त जगह उसके पास नहीं होती। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई। हो गया? ठीक, तो अभी हम लोगों ने हैलोजन के साथ क्रिया देखा इनका। तो हैलोजन के साथ क्रिया देखेंगे तो उनमें जो है आयनिक बंध बनने की संभावना होती है, और आयनिक बंध नॉर्मली बनते हैं। तो उन आयनिक बंधों में धीरे धीरे जो है सहसंयोजी गुण आता है। तो किन किन स्थितियों में आयनिक बंध में सहसंयोजी गुण आता है उस पर अपन चर्चा करते हैं। पहले सहसंयोजी गुण। सहसंयोजी गुण, ठीक। सहसंयोजी गुण को समझने के लिए हम फैजन के नियम से समझते हैं। बहुत छोटा सा रूप में अपन आपको बताने की कोशिश करेंगे। फैजन, फैजन का नियम। इस नियम के अनुसार धनायन का ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होती है उसमें सहसंयोजी गुण जो है उतने ही अधिक होते हैं। धनायन की ऑक्सीकरण संख्या, है ना, धनायन की ऑक्सीकरण करण संख्या, धनायन की ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी, संख्या जितनी ज्यादा होगी, है ना, धनायन की ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी उसकी सहसंयोजक गुण भी उतने ही ज्यादा जो है उसमें आते हैं। तो सहसंयोजी गुण भी उतनी अधिक होगी। सह
ठीक है भाई। फैजल क्या कहता है कि धनायन की ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होगी सहसंयोजी गुण भी उतनी ही अधिक होगा। ठीक, अर्थात हमने देखा यहाँ पे +4 और +6 शो करते हैं, है ना, 16वें वर्ग के तत्व जिसमें ऑक्सीकरण भी शो। ठीक, तो यहाँ पे +6 ऑक्सीकरण संख्या के साथ जो बंध बनेगा वो उसमें जो है सहसंयोजी गुण उतने ही अधिक होंगे। ठीक, तो कहने का मतलब इसकी से ज्यादा होगा किसका, इसका। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, ठीक। नेक्स्ट, धनायन का ऑक्सीकरण संख्या ज्यादा हो रहा है। ठीक, धनायन का आकार जितना छोटा होगा ऑक्सीकरण गुण जो है उतनी ही अधिक होगी। ठीक, धनायन के आकार के साथ जो है धनायन के आकार धनायन के आकार के साथ जो है ये व्युत्क्रमानुपाती संबंध में होता है सह संयोजी गुण। सह संयोजी गुण यानी कि धनायन का आकार जितना छोटा होते जाएगा सहसंयोजी गुण का आकार उतना ही अधिक होते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है भाई। उदाहरण के लिए देखें, धनायन का आकार SF6 पे बात करें और Se6 पे बात करें तो इसमें इसका धनायन का आकार छोटा होगा, इसमें इसका धनायन का आकार अधिक है। तो धनायन का आकार जितना छोटा होगा, ठीक, सहसंयोजी गुण जो है उतनी ही अधिक होते जाए। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको स्क्रीनशॉट लेकर। तो ये था फैजन का नियम, जिसमें धनायन का कि ऑक्सीकरण संख्या जितनी ज्यादा होती है सहसंयोजी गुण उसमें उतना ज्यादा होता है। धनायन का आकार जितना छोटा होता है सहसंयोजी गुण जो है उतने अधिक होगी, इनके साथ व्युत्क्रमानुपाती संबंध में है। ठीक, अब देखेंगे ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों पर चर्चा करें। ठीक है, ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों से चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन के यौगिक कौन कौन से हैं। ठीक, तो लगाइए हेडिंग, चलिए ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक। तो सबसे पहले डाई ऑक्सीजन। ओके, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन सूत्र है O2। डाई ऑक्सीजन जिसका सूत्र है O2। ठीक, अब देखेंगे डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियां, है ना, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधियां। बनाने की विधि, बनाने की विधि, ऑक्सीजन बहुत सारी विधियों से बनाई जाती है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे उष्मीय प्रभाव द्वारा। धातु नाइट्राइड को गर्म करते हैं तो उष्मीय प्रभाव द्वारा जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक, तो लगाइए हेडिंग, किसके द्वारा, उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव द्वारा, उष्मीय प्रभाव द्वारा हम ऑक्सीजन का निर्माण करेंगे। ठीक, इसमें होता क्या है, धातु नाइट्राइड को धातु नाइट्रेट को गर्म किया जाता है, MnO3, ये है धातु नाइट्रेट। धातु नाइट्रेट जहां पे M जो है समूह एक के सभी तत्वों को ले सकते हैं लिथियम को छोड़कर, है ना, जहां M बराबर
समूह एक के सभी तत्वों को लिया जाता है, लिथियम को छोड़कर। लिथियम को छोड़कर धातु नाइट्रेट में समूह एक के सभी तत्वों को लिया जाता है। जैसे ही इस पे ऊष्मा देते हैं तो इसमें ऊष्मीय प्रभाव से MnO2 अलग हो जाता है और ऑक्सीजन यहां से रिलीज होती है। MnO2 और ऑक्सीजन जो है यहां से रिलीज होती है। इस तरीके से यहां पे डाई ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ठीक है भाई, ऊष्मीय प्रभाव द्वारा हम क्या करते हैं, धातु नाइट्रेट को लेते हैं। धातु नाइट्रेट को ले जाकर जैसे गर्म किया जाता है तो डाई ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है। ओके क्लियर भाई। ठीक, यहाँ एम में क्या लेंगे, समूह एक के सभी तत्वों को लेंगे। किसको छोड़ा जाए, लिथियम को। ठीक है भाई, ओके। चलो एक आध कुछ डाल के देखते हैं। समूह एक का तत्व ले लेते हैं, जैसे सोडियम। अरे हो गया, एम के जगह पे मैंने सोडियम ले लिया तो NO3। इसको ले जाके क्या करेंगे, गर्म करेंगे। ये बनेगा NaNO2 और डाई ऑक्सीजन जो है अलग निकल। ठीक है भाई, डाई ऑक्सीजन यहां से अलग निकल जाएगा, डाई ऑक्सीजन। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का जो है निर्माण किया जा सकता है। ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जिनमें से हमने स्टार्ट किया डाई ऑक्सीजन। इसका सूत्र है O2। इसके बनाने की विधि में अगर देखें तो उसमें प्रभाव में क्या करते हैं, धातु नाइट्रेट जितने भी हैं, धातु नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो डाई ऑक्सीजन बनता है। यहाँ पे M के जगह पे क्या लेना है, समूह एक के तत्वों को लेना है। किसको छोड़कर, लिथियम को। आगे बताएंगे कि लिथियम को क्यों छोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं कि लिथियम को क्यों छोड़ा जा रहा है। लिथियम को छोड़ने का कारण, ऑक्सीजन निर्माण में एम के जगह पर समूह एक के तत्वों में लिथियम को छोड़कर बाकी सभी को लिया जाता है। ठीक, यदि अपन लिथियम को लेते तो क्या होता, यदि लिथियम को लेते तो क्या होता, पहले देखते हैं उसको। ठीक, तो अपने पास ढांचा क्या है, MnO2 सॉरी 3 धातु नाइट्रेट। इसको गर्म करते हैं तो बनता है क्या, MnO2 बनता है और डाई ऑक्सीजन बनता है। ठीक, डाई ऑक्सीजन जो है बनता है। ओके, तो यहां अगर M के जगह पे अपन लिथियम ले लेते तो क्या होता, तो यहां पे होता कुछ इस तरीके से, ऐसा। ठीक, इसको गर्म करते हैं। इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो ये बनाता है LiO2, है ना। ये बनाएगा, सॉरी, L2O, है ना। ये क्या बनाएगा, L2O, फिर NO2, फिर NO2, तब जा फिर बनाता है O2, है ना। इस तरीके से, क्योंकि यहां पे ये टूट जा रहा है। ठीक, इस तरीके से बनता है। इसी कारण जो है इसको नहीं लिया जाता, है ना। स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, इस तरीके से। ठीक, बाकी सभी में जो है, सभी को ले, समूह एक के तत्वों को ले तो सभी में इसी तरीके से प्रोडक्ट बनता है। जबकि यहाँ पे कुछ इस तरीके से टूटता है, ये अलग से टूट जाता है। ठीक, इसलिए यहाँ पे क्या है, इसी कारण लिथियम को नहीं लिया जाता। ठीक है भाई, चलिए।
अब जरा देखें कि क्षारीय मृदा धातुओं को ले, वर्ग दूसरा, समूह दूसरा के तत्वों को अगर M के जगह पर लें तो क्या होगा। धातु नाइट्रेट में अब क्षारीय मृदा धातुओं को लेने पे क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु यानी कि वर्ग सेकेंड के धातुओं को अगर लेते हैं तो रिएक्शन किस तरीके से देंगे। ओके, ठीक है भाई। तो यहां पे रिएक्शन के लिए M NO2 NO3 ट्वाइस, ओके, M NO3 ट्वाइस MO प्लस NO2 प्लस O2, MO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है भाई। जहां M बराबर क्या होगा, क्षारीय मृदा धातु हो, ठीक, यानी कि वर्ग सेकेंड के तत्व, ठीक। यहां पे ये M बराबर ये होंगे यहां पे, ठीक, लेके चलें। चलिए अब देखते हैं इनके उदाहरण। सबसे पहले लेते हैं M की जगह पे मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम लेते हैं M के जगह पे। नंबर 1 Mg NO थ्राइस 2, इसको गर्म करना है, ठीक। तो यहां बनाएगा MgO प्लस Na2 प्लस O2, है ना, MgO NO2 प्लस O2, ठीक है। अब लेते हैं इसके जगह पे पोटेशियम ले के, है ना, ठीक है भाई। यहां पे ले क्या, पोटेशियम, ठीक। इनको अगर लेके गर्म करें, इसमें तो इस तरीके से देगा, इसमें तो ये इसको जो है फॉलो करेंगे, ठीक, इसी तरीके को फॉलो करेंगे। M के जगह पर ये वाला, ठीक। अब थोड़ा सा चेंज कर लेते, बाकी को कर लेना इसमें, ठीक है, बाकी को आप लोग चेंज कर लेना, M की जगह पर डालते जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर KClO3, इसको ले जाकर हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ठीक। उसमें प्रभाव ही है, उसमें प्रभाव हमने इससे पहले देखा था M की जगह पे समूह 1 के तत्वों को, अब देख रहे हैं M की जगह पे समूह 2 के तत्वों को, ठीक। तो यहां समूह 2 के तत्वों वालों को आप लोग कंप्लीट कर लेना, फॉलो। तो उसमें प्रभाव में इधर आगे भी देखेंगे, ठीक है, इसको करना है आपको, ठीक। तो KClO3 को गर्म करते हैं तो ये बन जाता है KCl प्लस ऑक्सीजन जो है अलग हो जाता है, ठीक है, गर्म करने से इस तरीके से। नेक्स्ट, उसमें प्रभाव से ही ऑक्सीजन का निर्माण। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर गर्म करते हैं तो ये K2MnO4 MnO4 सो MnO2 और O2 में चेंज हो जाता है। KMnO4 इसको लेकर गर्म करते हैं, KMnO4 को गर्म करते हैं तो ये तो इसके अणुएं जो है जुड़ती हैं तो K2MnO4 बनाता है, MnO2 बनाता है और ऑक्सीजन जो है अलग होती है। समीकरण संतुलित नहीं है, आपको संतुलित करना है, ठीक। नेक्स्ट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट को जब गर्म करते हैं तो भी जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है, K2Cr2O7। जैसी पोटेशियम डाइक्रोमेट को गर्म किया जाता है तो ये बनाता है K2CrO4 Cr2O3 और O2, CrO2 और Cr2O3 और O2, ओके। नेक्स्ट, अब जो है Pb3O4, PbO और ऑक्सीजन बनता है, Pb3O4 PbO प्लस ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा, एक और ले सकते हैं पराक्साइड हाइड्रोजन पराक्साइड H2O2
H2O2 को भी ले जाकर आप गर्म करोगे तो यहां से H2O अलग होगा और डाई ऑक्सीजन जो है अलग होगा। ठीक ठीक, अब देख रहे हैं इस तरीके से जो है उसमें प्रभाव से जो है ऑक्सीजन को आप बना सकते हैं। ठीक, क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए। ओके, तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले दिन आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।